रात गहरी और सन्नाटे से भरी थी। हल्की बारिश की बूंदें कोच्चि की सड़कों पर गिर रही थीं। इस बीच एक लड़का बारिश, धूप, सर्दी, किसी भी मौसम की परवाह किए बगैर बाइक पर सवार था। वो लोगों तक खाना पहुंचा रहा था। आज, कल, परसों, हर दिन उसे सिर्फ दो चीजें दिखाई दे रही थीं: ऑर्डर समय पर पहुंचाना और इसके बदले मिलने वाले पैसों से अपनी पढ़ाई का खर्च उठाना। वो सुबह के वक्त कोर्ट में केस की सुनवाई देखता, दोपहर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और रात में फूड डिलीवरी से कुछ लम्हे चुराकर कानून की किताबों में डूबा रहता। कई बार मजदूरी करने तक की नौबत आ गई, मगर यह काम सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं थे, बल्कि उसके सपनों की इमारत के एक एक ईंट थे। इमारत बनाने वाले लड़के का नाम है यासीन शाह मोहम्मद। वो यासीन मोहम्मद जो केरला जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम 2024 में दूसरी रैंक हासिल करने वाले शख्स हैं। यह कहानी महज एक जोमेटो डिलीवरी बॉय के जज बनने की नहीं है, बल्कि कहानी है एक आम महिला के बेटे की, जिस महिला को दिहाड़ी पर काम करना पड़ता था, जो बाद में आशा कार्यकर्ता बनी। अकेली महिला जिनके पति का साथ छूट गया था, मगर सामाजिक मान्यताओं को गलत साबित करते हुए मां ने ऐसी सूरत बदली कि बेटा कहां से कहां पहुंच गया। ये कहानी उसी मां के जज बेटे की। नमस्कार, मेरा नाम है शेख नावेद और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कहानी 29 साल की उम्र में सिविल जज एग्जाम में दूसरी रैंक हासिल करने वाले यासीन मोहम्मद की। आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में तीर मारने वालों की कहानियां तो अक्सर सुनते रहते हैं, मगर दुनिया में वही एक एग्जाम नहीं है जो नौजवानों का सब कुछ है। कुछ और भी ऐसी परीक्षाएं हैं जो कठिन हैं और जिन्हें जीतने के लिए लोगों में जुनून है। इसलिए केरला में जन्मे मोहम्मद यासीन की कहानी भी सुनिए। मोहम्मद यासीन का जन्म केरला के पलक्कड़ जिले के पटाम्बी कस्बे में हुआ था। उनकी मां ने 6ठी क्लास तक ही पढ़ाई की थी। 14 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई और फिर 15 साल की उम्र में उन्होंने यासीन को जन्म दे दिया। जब वो 19 साल की हुई तब उनका तलाक हो गया था। इसके बाद उन्होंने अकेले खुद के दम पर अपने 2 बच्चों और अपनी मां की देखभाल की। यासीन के पिता से फिर उनका कोई संपर्क रह नहीं गया। मां दिहाड़ी मजूरी करती और बाद में एक आशा वर्कर के रूप में काम करने लगी। घर की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि परिवार को अक्सर 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। राज्य सरकार की आवास योजना के तहत फिर इस परिवार को एक छत मिल गई, मगर मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। बड़ा बेटा होने के नाते यासीन का बचपन कई तरह की जिम्मेदारियों से भरा हुआ था। वो बताते हैं कि उन्होंने 8वीं क्लास में ही अखबार और दूध बांटने का काम शुरू कर दिया था। इसके अलावा निर्माण स्थलों पर मजदूरी और पेंटिंग का भी काम वो कभी कभार किया करते थे। इन्हीं सब चीजों के चलते यासीन का बचपन पढ़ाई और काम के बीच झूलता रहा। स्कूली दिनों में वो औसत से भी कमतर छात्र थे, यानी एवरेज से भी कम। वजह स्वाभाविक है, इतनी जिम्मेदारियों के बीच संसाधनों की कमी रहते कोई कितना पढ़ लेगा, कितना वक्त दे देगा पढ़ाई को। मगर पढ़ाई की डोर यासीन ने हाथ से छूटने नहीं दी। 12वीं के बाद यासीन ने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया। डिप्लोमा के बाद उन्होंने गुजरात में एक छोटी नौकरी की, लेकिन वहां से लौटने के बाद उन्होंने लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ग्रेजुएशन किया। यह वही वक्त था जब यासीन के जहन में कानून के लिए रुचि जागी। उन्होंने फिर इस रुचि को फॉर्मलाइज किया और लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। केरला के लॉ एंट्रेंस एग्जाम में उन्होंने 46वीं रैंक हासिल की थी, जिसके बाद एर्नाकुलम के एक माने हुए सरकारी लॉ कॉलेज में उन्हें दाखिला मिल गया। मगर लॉ की मोटी मोटी किताबों को अगर आपने देखा है तो आप जानते होंगे कि यह राह उतनी आसान नहीं है। द प्रिंट में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक यासीन ने पढ़ाई के साथ साथ जोमेटो के लिए डिलीवरी बॉय का काम भी शुरू कर दिया। दिन में कॉलेज की पढ़ाई और रात में ऑर्डर डिलीवरी का सिलसिला दोनों साथ साथ चलते रहे। कोविड-19 महामारी के दौरान जब जोमेटो का काम बंद हो गया तो उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। ये उनकी जिंदगी का वो दौर था जब हर कदम पर संघर्ष था, लेकिन अगर उन्होंने हार मान ली होती तो आज शायद आप और हम इस वीडियो में उनकी बात नहीं कर रहे होते। इन्हीं संघर्षों से लड़ते हुए 2022 में यासीन ने अपना LLB पूरा किया। पढ़ाई के बाद उन्होंने बतौर वकील पट्टाम्बी मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक जूनियर की तरह काम करना शुरू कर दिया। यहां वो एडवोकेट शाहुल हमीद के अंडर काम करते थे। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक एडवोकेट शाहुल हमीद ने न केवल उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी, बल्कि अदालत में केस लड़ने का मौका भी दिया।
यासीन को याद है कि एक 2 करोड़ के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में उन्होंने जज के सामने बहस की थी और केस जीत भी लिया। इस जीत ने उनके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी। आत्मविश्वास को इतना बल मिला कि यासीन ने एक नया लक्ष्य बनाने की ठान ली। 2023 में यासीन ने केरला न्यायिक सेवा परीक्षा देने का फैसला किया। पहली कोशिश में वो 58वीं रैंक पर रहे, मगर मेंस एग्जाम पास नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर उन्होंने दूसरी बार के लिए अपनी कमजोरियों को पहचाना और फिर से मेहनत शुरू कर दी। इस दौरान एक चुनौती सबसे बड़ी थी, भाषा की। अगर आपको कभी कानूनी कार्यवाही का हिस्सा बनने का सौभाग्य या दुर्भाग्य प्राप्त हुआ हो तो आपको पता होगा कि इस फील्ड में अंग्रेजी भाषा कितनी हावी है। इसलिए उनकी सबसे बड़ी चुनौती अंग्रेजी थी, क्योंकि उनकी पढ़ाई हुई थी मलयालम मीडियम स्कूल से। इस चुनौती से लड़ने के लिए यासीन ने बेयर एक्ट्स और केस लॉ को गहराई से पढ़ना शुरू कर दिया, ताकि कानून में चलने वाली इंग्लिश उन्हें बाई हार्ट हो जाए। लाइव लॉ से उन्होंने इस बारे में कहा, फैसले पढ़ें, विषय का ज्ञान रखें, यही सब कुछ है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई शॉर्टकट हो सकता है। जितने बजे रात तक हम और आप में से ज्यादातर लोग मोबाइल चलाते रहते हैं, यानी रात के लगभग 1-2 बजे तक, उनकी पढ़ाई उतने ही बजे तक चलती थी, क्योंकि दिन का समय तो कोर्ट और ट्यूशन में जाता था। उसी के बीच संघर्ष चलता रहा और यासीन एग्जाम भी देते रहे। दूसरे अटेम्प्ट में जब केरला जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम का रिजल्ट आया तो यासीन को उनके इन्हीं संघर्षों का फल मिल चुका था। उन्होंने 2nd रैंक हासिल की थी। यह मेहनत का ही नतीजा था। लाइव लॉ में छपे इंटरव्यू में यासीन ने इस बारे में कहा है, शायद मुझे कुछ विशेषाधिकार मिले जिनकी वजह से मैं न्यायिक सेवा में आ सका और अपनी हालत सुधार पाया। हमारे पुरुष प्रधान समाज में पुरुष होना एक बड़ी सहूलियत है। अगर मैं इन्हीं हालात में पैदा हुई एक लड़की होता तो शायद समाज मुझे इतनी आसानी से इन मुश्किलों को पार करने का मौका नहीं देता। लड़कों को मिलने वाली इन सहूलियात या फायदों में एक फायदा दोस्तों का साथ भी होता है, जिस पर गौर करना हम कई बार जिंदगी की रेस में भूल जाते हैं, मगर यासीन ने इसे बराबर याद रखा है। जब हालात मुश्किल थे, जेब खाली थी और सपने अधूरे लग रहे थे, तब उनके करीबी दोस्त अंजीथा ने बिना किसी स्वार्थ के उनका साथ दिया। ऐसे वक्त में जब कई लोग किनारा कर लेते हैं, तब यासीन को दोस्तों का सपोर्ट मिला। अपनी आर्थिक तंगी के दिनों को याद करते हुए यासीन बताते हैं कि जब कोविड-19 के दौरान उन्हें पर्सनल लोन तक नहीं मिल रहा था, तब उनके करीबी दोस्त अंजीता ने उनका हर कदम पर साथ दिया। लाइव लॉ से यासीन ने इंटरव्यू में कहा, मेरे करीबी दोस्त अंजीता जैसे कई लोगों ने मेरी LLB की यात्रा के दौरान मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। उनके सपोर्ट ने मुझे चुनौतियों से उबरने में बहुत अहम भूमिका निभाई और अब उन दोस्तों को भी बेहद खुशी होगी क्योंकि यासीन जज बन चुके हैं। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि शुरू होती है। कठिनाई के अध्याय लिखे जा चुके हैं। किताब का वो एडिशन अब पूरा हो गया है। अब यासीन की जिंदगी के हर पन्नों पर नई स्याही से नए अल्फाज लिखे जाएंगे। इन अल्फाज में सबको तलाश होगी अलिफ, नून, स्वाद और फे की, इंसाफ की, क्योंकि जज बनना आखिरी मंजिल कभी नहीं हो सकती। आखिरी मंजिल है आम लोगों को इंसाफ दिलाना। अपनी उस जिम्मेदारी पर यासीन कितने खरे उतरते हैं, अब इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। मगर इसके साथ ही कुछ और अहम सवाल भी हैं जो इस कहानी को सुनकर मन में आते हैं। क्या हमारी सामाजिक व्यवस्था हर यासीन को अपनी कहानी लिखने का मौका देती है? क्या हर बच्चा, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, कैसी भी हो, अपने सपने पूरे कर सकता है? क्या हर सरकारी नौकरी को एक उम्र संघर्ष करने के बाद हासिल किया जा सकता है? शायद ये सवाल आपके लिए हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं और यासीन की इस पूरी कहानी पर आपके क्या ख्याल हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं हूं शेख नावेद, कैमरे पर मेरे साथ हैं जतिन, और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।